विधानसभा सीटों वाले सिरोही की सियासत आखिर किस करवट बैठेगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके भविष्य के कयास लगाने के लिए आपको इस जिले की सियासत का इतिहास जरूर खंगालना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे सिरोही सीट की। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू प्रदेश की गर्म तासीर में ठंडी हवा के झोंके जैसा अपने खुशनुमा मौसम के चलते आबू के पहाड़ राजस्थान के साथ ही आसपास के दूसरे राज्यों के पर्यटकों को भी अपनी ओर खींचते हैं। राजस्थान के राजभवन को तो गर्मियों में माउंट आबू से चलने की परंपरा रही है। यहाँ आबू रोड को देवों की नगरी भी कहा जाता है। ये हिंदुओं के साथ ही जैन धर्म के लोगों के लिए भी बड़ी जगह है। यहाँ का जैन तीर्थ, जहाँ के साथ जैन धर्म के 14 मंदिर स्थित हैं। सिरोही किला जो पहाड़ी की ढलान पर बना हुआ है। ये किला सन 1425 में बना था और यहाँ का सारणेश्वर मंदिर भी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ के खान पान की बात करें तो माउंट आबू की रबड़ी पूरे देश में फेमस है। माउंट आबू घूमने वाले लोग इस रबड़ी का स्वाद चखे बगैर नहीं जाते हैं। जितना मिठास और जितनी ठंडक इस रबड़ी में है, उतनी ही गर्म यहाँ की सियासत है। सिरोही जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सिरोही से मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा विधायक हैं। रेवदर से बीजेपी के जगसी राम चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। पिंडवाड़ा आबू सीट से बीजेपी के ही समाराम गरासिया विधायक हैं। सिरोही विधानसभा सीट के दोनों सीटें रिजर्व हैं। रेवदर अनुसूचित जाति और पिंडवाड़ा आबू की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। सबसे पहले बात सिरोही सीट की करते हैं। यहाँ से विधायक संयम लोढ़ा है। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार के पद पर हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने बीजेपी के मजबूत चेहरे ओटाराम देवासी को हराया था और कांग्रेस के जीवाराम आर्या तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। यहाँ तक कि वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। सिरोही जिले में ऐसे तो बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आपसी जो फूट है, गुटबाजी है, उसके कारण बीजेपी को उसका फूट का पूरा फ़ायदा मिलता है और इसी कारण वो ये सीट जीत पाते हैं। अब आने वाले चुनाव में यहाँ पर अभी कांग्रेस एकजुट होने की स्थिति में लग रही है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी जैसे सिरोही विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ पर लगभग 1 दर्जन उम्मीदवार कोशिश कर रहे हैं और इसमें से टिकट एक को मिलेगा और बाकी जो लोग हैं वो फिर भीतरघात करके पार्टी को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। सिरोही विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो 1977 से अब तक हुए चुनाव में 3 बार ही कांग्रेस जीती है और 4 बार बीजेपी को जीत मिली और एक बार जनता पार्टी के उम्मीदवार भी यहां से जीते। 1977 में जनता पार्टी से रघुनंदन व्यास जीते। 1980 में कांग्रेस इंदिरा से देव सहाय गोपालिया। 1985 कांग्रेस के रामलाल जीतकर विधायक बने। 1990 और 1993 में बीजेपी के तारा भंडारी चुनाव जीते। 1998 और 2003 में कांग्रेस से संयम लोढ़ा चुनाव जीते। 2008 और 2013 में बीजेपी के ओटाराम देवासी जीते और इसके बाद 2018 में संयम लोढ़ा कांग्रेस से बागी हुए और निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। संयम लोढ़ा शुरू से कांग्रेस के साथ रहे हैं और युवा कांग्रेस से लेकर NSUI से लेकर इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की है, लेकिन पिछली बार उनका टिकट काटने से उनके जो समर्थक थे उन्होंने उनको पूरा दबाव बनाया कि आपका टिकट गलत काटा गया है, इसलिए आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। संयम लोढ़ा निर्दलीय चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर कांग्रेस और दूसरे लोगों का इतना बड़ा दबाव बना और उन्होंने कहा कि आप जिस दिन फॉर्म भरोगे उस दिन हम लगभग 15-20 हज़ार लोग आपके साथ होंगे। यदि 15-20 हज़ार लोग आपके साथ नहीं हो तो आप फॉर्म मत भरना। उस दृष्टि से
काफ़ी विचार विमर्श करके उसके बाद सईम लोढ़ा ने ये निर्णय लिया और जीतने के बाद उन्होंने सिरोही के विकास का मुख्यमंत्री के साथ बात की कि आप सिरोही के विकास में मुझे प्राथमिकता देंगे तो मैं आपके साथ रहूँगा। और यही कारण है कि आज सिरोही का जो विकास हुआ है उसके पीछे इनके जीतने के कारण इन्होंने वो जो प्रेशर बनाया था सरकार पे, उसी के कारण आज की तारीख में लगभग उन्होंने 3000 करोड़ के विकास के काम करवाए। ये सिरोही के इतिहास में एक पहला उदाहरण होगा कि किसी एमएलए ने इतनी बड़ी तादाद में काम करवाया। सिरोही सीट पर दोनों ही पार्टियों की गुटबाजी कोई नया रंग दिखा सकती है। सिरोही एक छोटा जिला है और साक्षरता में काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ का औद्योगिक विकास ही है जो इस जिले को समृद्ध बनाता है। यहाँ का शिवगंज शहर मिनी मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कपड़े का कारोबार बड़े स्तर पर किया जाता है। आबू रोड शहर मार्बल का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। सिरोही जिला खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान बड़ी मात्रा में अनाज का उत्पादन करते हैं। सौंफ, कपास, दलहन और मूंगफली का सिरोही जिले में अत्यधिक उत्पादन होता है। इसके बावजूद जिले में एक भी मंडी नहीं है जहाँ किसान अपनी उपज बेच सके। यहाँ के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए हर बार गुजरात जाना पड़ता है, लेकिन गुजरात की मंडियों के सदस्य नहीं होने के चलते यहाँ के किसानों को उन मंडियों में अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सिरोही विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो ओबीसी वर्ग में प्रजापत, माली, चौधरी, रावणा राजपूत का दबदबा है, तो घाची, सुथार, देवासी समाज के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं, जबकि SC/ST समाज में मेघवाल, हीरागर, भील, मीणा समेत दूसरी जातियां भी शामिल हैं। इनके अलावा जनरल कैटेगरी में राजपूत, राजपुरोहित, रावल और ब्राह्मण वोटर्स भी शामिल हैं। सिरोही जिले में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बिजली और पानी का है। यहाँ की जनता सालों से पेयजल के साथ साथ जो खेतों में देने के लिए सिंचाई का पानी का भी इंतजार कर रही है। क्षेत्र में यह समस्या गंभीर है, सालों पुराना मुद्दा है। यहाँ की जनता नर्मदा से पानी लाने की मांग उठा रही है, लेकिन इस योजना पर अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। नर्मदा के अलावा यहाँ की जनता सालों से माही नदी का पानी भी सिरोही जिले में लाने की बात कह रही है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। सिरोही के बाद अब बात करते हैं आबू और पिंडवाड़ा सीट की, जहां भाजपा का विधायक है। यहां से जगसीराम कोलीब विधायक हैं। इस सीट का इतिहास और सियासी जातिगत समीकरणों के बारे में जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, जो पूरे देश के सैलानियों की पसंद बन चुका है, वो इसी सिरोही जिले की पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में आता है। जिले की पिंडवाड़ा आबू सीट अहम सीटों में गिनी जाती है। इस सीट पर आदिवासी जाट समुदाय का वर्चस्व भी माना जाता है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। समाराम गरासिया यहाँ से लगातार दूसरी बार विधायक बने थे। इस सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो 1977 से अब तक के चुनाव में 5 बार बीजेपी जीती है, 4 बार कांग्रेस और 1 बार जनता पार्टी को मौका मिला। 1977 में जनता पार्टी के अल्डा राम विधायक बने। 1980 में कांग्रेस इंदिरा के भूराराम चुनाव जीते। 1985 में कांग्रेस के सुरमा राम विधायक बने। 1990 और 1993 में प्रभु राम गरासिया चुनाव जीते। 1998 में कांग्रेस के लाला राम ने प्रभु राम को हराया। 2003 में भाजपा के समाराम गरासिया जीते। 2008 में कांग्रेस की गंगाबेन चुनाव जीती। 2013 में बीजेपी के समाराम ने गंगाबेन को हराया। 2018 में एक बार फिर बीजेपी के समाराम जीते। जहाँ तक आबू पिंडवाड़ा सीट का सवाल है तो यहाँ पर 2 जातियों को वर्चस्व है। एक तरफ गरासिया है और एक तरफ गमेती है। आबू रोड जो बेल्ट है उसमें गमेती है और इधर पिंडवाड़ा में गरासिया है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल इससे ऊपर नहीं उठ रही है। उनको ये डर सताता है कि हम अगर गरासिया को टिकट नहीं देंगे तो हम हार जाएंगे। इसी कारण
लंबे समय से यहाँ पर अल्दाराम मीना के बाद लगातार ग्रासिया उम्मीदवारी दोनों दल टिकट देती है। एक टिकट आबू रोड की तरफ से दिया जाता है तो दूसरी तरफ पिंडवाड़ा की तरफ दिया जाता है। पिंडवाड़ा की वोटर्स ज़्यादा होने के कारण दबदबा हमेशा पिंडवाड़ा का रहता है और इसी कारण समाराम ग्रासिया पिछले काफ़ी समय से वो ये चुनाव जीतते आए हैं और वहाँ पर आरएसएस का अच्छा प्रभाव है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं करवाया जिसके कारण जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है। और अब उस फील्ड में बीटीपी वाले भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। तो अब यहाँ पर इस बार दोनों दलों को ये देखना पड़ेगा कि किसको टिकट दिया जाए। अगर समाराम रिपीट होते हैं तो इस बार बीटीपी के होने के कारण कांग्रेस इसका बेनिफिट उठा सकती है। इस बार के चुनाव की अगर बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का होगा, लेकिन चुनाव से एन वक्त पहले यहाँ बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी की एंट्री भी हो चुकी है। लगभग 5 महीने पहले पिंडवाड़ा शहर के पास वर्ली गांव में आदिवासियों की एक सभा हुई थी। इस सभा में डूंगरपुर के 84 से बीटीपी विधायक राजकुमार भी शामिल हुए। उन्होंने बकायदा इस सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आदिवासी विरोधी बता डाला। इसमें सबसे खास बात तो ये थी कि ये सभा बीजेपी विधायक समाराम गरासिया के गांव में हुई, लेकिन इस सभा में गरासिया खुद मौजूद ही नहीं थे। तब आदिवासी वर्ग के नेताओं ने जनता के सामने कई मांगे उठाई, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा के एग्रीमेंट की शर्तों के आधार पर बाध्य करने जैसी मांगे उठी थी। इस सभा से एक मतलब तो साफ समझ में आ गया कि बीजेपी के कब्जे से अब इस सीट को हथियाने की कोशिशें शुरू हो गई है और वो कांग्रेस नहीं बल्कि बीटीपी कर रही है। बीटीपी के सिरोही में एंट्री करने से नुकसान भाजपा और कांग्रेस दोनों को हो सकता है, क्योंकि इस पार्टी का इतिहास ऐसा रहा कि ये पार्टी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती है। पिछले साल के 2018 के चुनाव में बीटीपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी, जबकि उसने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन इसका वोट शेयर 0.72% रहा। इस सीट का सबसे ज्यादा प्रभाव उदयपुर संभाग और दक्षिणी राजस्थान में देखा जाता है। इस लिहाज से वो सीधे तौर पर 16 सीटों पर जो आदिवासी प्रभुत्व वाली मानी जाती है, इन 16 सीटों में उदयपुर और बांसवाड़ा की 5-5, डूंगरपुर की 4 और प्रतापगढ़ की 2 सीटें हैं। उदयपुर की जिन 5 सीटों की हम बात कर रहे हैं वो उदयपुर ग्रामीण, कोटड़ा, गोकुंदा, झाड़ोल, खेरवाड़ा है। इधर बांसवाड़ा की घोटाल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुशलगढ़, फिर डूंगरपुर की 84, डूंगरपुर, आसपुर, सांगवाड़ा और प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ सदर और कुंडा है। इन इलाकों से ही बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देती है, क्योंकि इसी इलाके में जनजाति के लोगों की संख्या ज्यादा है। बीटीपी को 2 सीटें दिलाने में इसी समुदाय की सबसे बड़ी भूमिका है। बीते महीनों में हुए छात्र संघ चुनाव में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने करीब 21 कॉलेजों में जीत दर्ज की थी। उसने एनएसयूआई और एबीवीपी तक को पछाड़ दिया था। एक और बड़ा फैक्ट ये भी है कि प्रदेश की 25 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। ऐसे में अगर आदिवासी समाज ने बीटीपी का साथ अब पिंडवाड़ा में दिया तो कांग्रेस बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता इस सीट पर हो सकती है। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीट के चुनावी मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है सालगांव परियोजना। बता दें कि सालगांव परियोजना सालों से अटकी हुई है और इस परियोजना को सालों से अपना पूरा होने का इंतजार है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा माउंट आबू में पर्यटन विकास यानी टूरिज्म डेवलपमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है और इस योजना पर अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के बिल्डिंग बायलॉज काफ़ी पेचीदा है। ऐसे में बिल्डिंग बायलॉज को मंजूर करवाना एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ की जनता के सामने पानी भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पिंडवाड़ा के लोग कई किलोमीटर दूर से पीने के पानी का इंतज़ाम करते हैं और बेहद परेशानी का सामना उनको झेलना पड़ता है। इसके अलावा पिंडवाड़ा तहसील को टीएसपी में शामिल करना भी एक बड़ा मुद्दा है। बात करें कि यहाँ के टीएसपी के अलावा तमाम परियोजना और पानी के मुद्दों का इस बार के चुनाव में काफ़ी प्रभाव रहने वाला है और कहीं ना कहीं ये इस बार के चुनाव में काफ़ी हावी रहेंगे। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए, पिंडवाड़ा आबू के बाद अब बात करेंगे सिरोही की इस सीट की जो भाजपा का गढ़ बन चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इस गढ़ में सेंध लगा सकता है, बताएंगे आपको जल्द इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिरोही और पिंडवाड़ा आबू सीट के बाद अब खंगालेंगे रेवदर सीट का इतिहास और चुनावी मुद्दे और परखेंगे भाजपा के दुर्ग की मजबूती कि क्या कांग्रेस यहां पर सेंध लगा सकती है। इस रिपोर्ट को देखिए। रेवदर विधानसभा ऐसी सीट है जहां भाजपा का लंबे समय से वर्चस्व रहा है। इस विधानसभा को जीतने में कांग्रेस को हर बार पसीने आए हैं। अब कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण सिस्टम में कमी हो या बीजेपी का वोट बैंक मजबूत हो, लेकिन बीजेपी यहां से अच्छी स्थिति में हमेशा से रही है। इस बार भी चुनाव नजदीक है और कांग्रेस बीजेपी तैयारी में जुट गई है। बीजेपी इस मशक्कत में है कि किसी भी तरह अपने इस किले को बचाए रखे और कांग्रेस इस पर मेहनत भी कर रही है कि किसी तरह बीजेपी का ये किला ढह जाए। आपको बता दें कि पिछले 20 साल से रेवदर विधानसभा में भाजपा एक ही चेहरे पर भरोसा जता रही है और आसानी से सीट निकाल रही है, और ये चेहरा है जगसी राम कोली का। कोली ही बीते 4 साल से लगातार विधायक बन रहे हैं। 2018 में कोली ने कांग्रेस के नीरज डांगी को करारी शिकस्त दी थी। खास बात ये है कि तीसरे नंबर नोटा रहा था, यानी कि निर्दलीय से ज्यादा लोगों ने ही कहना पसंद किया कि इन प्रत्याशियों में से कोई भी यहाँ का विधायक ना बने। अब इस सीट का चुनावी इतिहास देखें तो 1977 से अब तक के चुनावों में 4 बार कांग्रेस को जीत मिली, 6 बार बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली है। 1977 में कांग्रेस के माधो सिंह विधायक बने। 1980 और 1985 में कांग्रेस से छोगाराम बाकोलिया जीते। 1990 में भाजपा के टीकमचंद कांत जीते। 1993 में जयंती लाल कोली जीतकर विधायक बने। 1998 में एक बार फिर कांग्रेस के छोगाराम जीते। 2003 से 2018 तक लगातार बीजेपी के जगसीराम कोली जीत रहे हैं। 2018 में जगसीराम ने नीरज डांगी को हराया। इसके बाद 2013 में लेखाराम को हराया। 2008 में जगसीराम ने नीरज डांगी और 2003 में छोगाराम को हराया। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पिछली बार जिन विधानसभा सीटों पर हार की हैट्रिक लगा चुकी है, उसमें रेवदर सीट भी शामिल है। कांग्रेस रेवदर विधानसभा फतेह के लिए रणनीति बना रही है, पर रेवदर से लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इतिहास बताता है कि इस सीट पर कांग्रेस ने दिग्गजों को मैदान में उतारा, लेकिन जीत नहीं हाथ लगी। 2018 में पार्टी ने जगसीराम के सामने तत्कालीन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को चुनाव में उतारा था। वो तक उनसे मात खा गए। इसके पहले पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय बूटा सिंह के बेटे अरविंदर सिंह लवली पर भी भाग्य आजमाया गया था, लेकिन पार्टी की किस्मत ने साथ नहीं दिया। अरविंदर को भी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के पूर्व विधायक जयंती लाल कोली की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिनके बाद से भाजपा ने लगातार जगसीराम कोली पर ही भरोसा जताया है, और वो भरोसा ऐसा जमा कि अब जगसीराम कोली बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का बन गए हैं। बदलाव की बात भारतीय जनता पार्टी वाले भी कर रहे हैं, जनता भी कर रही है कि एक ही व्यक्ति अगर 15 साल तक एमएलए रहेगा तो हमारे दूसरे कार्यकर्ताओं का नंबर कब आएगा। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है, लेकिन ये पेज भी यहाँ आकर फंस गया है। लोगों के मन में अभी ये है कि जगसीराम की जगह कोई दूसरा नया उम्मीदवार आना चाहिए, क्योंकि जो विकास के काम होने चाहिए थे वो विकास के काम हुए नहीं। इसलिए लोगों को अभी लग रहा है कि रेवदर पिछड़ता जा रहा है। तो ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा इस बार बनेगा कि लोग बदलाव के पक्ष में, जो भी दोनों दल अगर नया उम्मीदवार देंगे तो यहाँ पर वातावरण अच्छा हो सकता है। बता दें कि रेवदर की ये सीट एससी आरक्षित है। ये सीट पर गरासिया, कोली और मेघवाल समाज के लोग अच्छी खासी तादाद में हैं। इसलिए भाजपा अपनी मजबूती का दावा शुरू से ही करती रही है, क्योंकि दूसरी जातियों का भी रुख इनके पक्ष में होने से ये सीट लगातार 4 बार से बीजेपी के खाते में आ रही है, और कांग्रेस को इस सीट पर जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिला जो जगसीराम को टक्कर दे सके। जगसीराम 20 साल से लगातार यहाँ के विधायक हैं, लेकिन रेवदर के स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं कि इस बार कोली की नैया डगमगा सकती है। इसके अलावा जो चिकित्सा और शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, इनमें रेवदर बेहद पिछड़ रहा है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन पर्याप्त स्टाफ उनमें नहीं है।
इसके अलावा यहाँ पर रोडवेज डिपो सालों से बंद पड़ा है, लोगों को आवागमन में बेहद परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। इसको लेकर यहाँ के बासिंदों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, खासकर ये नाराजगी युवाओं में देखी गई है। ऐसे में इस बार ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या इन मुद्दों को कहीं कम करके या दबा करके बीजेपी 5वीं बार लगातार जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर अपने कुछ चुनावी मुद्दों को हावी करके कांग्रेस इस सीट को बचा पाएगी। ये देखना बेहद रोमांचक होगा। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए, सियासती गढ़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क।